नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फ़ोन है वो शायद चीन में बना हो, या जो कॉफ़ी हम पीते हैं वो ब्राज़ील से आई हो, और ये जो जीन्स हमने पहनी है वो किसी और ही देश से। है ना कमाल की बात। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही एक बहुत बड़ा बाजार बन गई है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे, और इस पूरी कहानी में भारत कहाँ खड़ा है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ एक अमेरिकन कंपनी है जो भारत में गोला बेचती है, और दूसरी तरफ एक भारतीय कंपनी जो पूरी दुनिया में गाड़ियां बेच रही है। सोचिए जरा, इन दोनों में कॉमन क्या है? जवाब है वैश्वीकरण, यानी ग्लोबलाइजेशन। इसी की वजह से ये दोनों चीजें मुमकिन हो पाई हैं। देखिए, आज हमारे बाजारों में जो इतनी वैरायटी दिखती है ना, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये बदलाव एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, एक बहुत बड़े प्रोसेस का नतीजा है, जिसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। तो सवाल यही है कि आखिर दुनिया के कोने-कोने से ये सारा सामान हमारी लोकल दुकानों तक पहुंचा, तो पहुंचा कैसे? तो ये वैश्वीकरण आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये दुनिया के अलग अलग देशों के बीच बहुत तेजी से जुड़ने का एक प्रोसेस है। अब ये जुड़ाव कैसे होता है? सामान के जरिए, सर्विसेज के जरिए, पैसे के लेन देन, नई टेक्नोलॉजी, और यहाँ तक कि लोगों के एक देश से दूसरे देश आने जाने से भी। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, मानो दुनिया की सारी इकोनॉमी, सारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से हाथ मिला रही हों। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा जो ये बदलाव है, इसके पीछे कौन है? आखिर इसे चला कौन रहा है? इसका सबसे बड़ा इंजन है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जिन्हें हम शॉर्ट में एमएनसीज भी कहते हैं। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी या एमएनसी होती क्या है? ये एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्शन पर कंट्रोल या मालिकाना हक एक से ज्यादा देशों में होता है। ये कंपनियां अक्सर उन जगहों को ढूंढती हैं जहां उन्हें सस्ता मजदूर और सस्ते संसाधन मिलें, ताकि उनकी लागत कम हो और जाहिर है उनका मुनाफा बढ़ सके। अक्सर जब हम एमएनसीज के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बस अमेरिकी या यूरोपीय कंपनियों के नाम ही आते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इसी वैश्वीकरण ने टाटा मोटर्स, इन्फोसिस और रैनबैक्सी जैसी हमारी अपनी भारतीय कंपनियों के लिए भी दुनिया भर में फैलने के दरवाजे खोल दिए। अच्छा, जब कोई एमएनसी किसी दूसरे देश में जाकर फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन, बिल्डिंग या मशीनें खरीदती है, तो उस खर्च को हम कहते हैं विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, और इसका सीधा सा मकसद होता है मुनाफा कमाना। पर यह सब मुमकिन हुआ कैसे? इसके पीछे तीन बहुत बड़ी वजह हैं। पहली, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में एक क्रांति आ गई। कंटेनर वाले जहाजों ने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना बहुत सस्ता और तेज कर दिया। दूसरी वजह है इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी, जिसने दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर काम करना आसान बना दिया। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, वो हैं सरकारी नीतियां, जिनकी कहानी अब हम जानेंगे। तो चलिए अब भारत की कहानी पर आते हैं। एक वक्त था जब भारतीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक एक बंद दरवाजे की तरह थी। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, आज़ादी के बाद भारत ने अपने लोकल उद्योगों को बचाने के लिए बाहर से आने वाले सामान पर कुछ पाबंदियां लगा रखी थी, जैसे भारी टैक्स लगाना। इन्हें हम ट्रेड बैरियर्स कहते हैं। लेकिन 1991 के आसपास सरकार को लगा कि अब वक्त आ गया है कि भारतीय कंपनियों को भी दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार किया जाए, और फिर इन बाधाओं को हटाना शुरू कर दिया गया। और सरकार द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर लगाए गए इन्हीं बैरियर्स, इन्हीं रुकावटों को हटाने के प्रोसेस को ही उदारीकरण या लिबरलाइजेशन कहते हैं। ये एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया के दरवाजे खोलने जैसा था, ताकि बिजनेस ज्यादा आजादी से हो सके। तो जरा देखिए कि 1991 के बाद क्या बदला। एक क्लोज्ड इकोनॉमी से हम एक ओपन इकोनॉमी बन गए। अब सामान आसानी से देश में आ भी सकता था और यहां से बाहर जा भी सकता था। विदेशी कंपनियां यहां आकर अपनी फैक्ट्रियां लगा सकती थीं, और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि भारतीय कंपनियों के लिए कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इस बड़े बदलाव का असर क्या हुआ? देखिए, वैश्वीकरण के असर की कहानी एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। इसने कुछ लोगों के लिए मौके बनाए, तो वहीं दूसरों के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियां भी खड़ी कर दी। चलिए पहले इसके फायदों को देखते हैं। हम जैसे कस्टमर्स के लिए बाजार में चॉइस बढ़ गई। कंपटीशन की वजह से कीमतें कम हुई और क्वालिटी बेहतर हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और आईटी जैसे सेक्टर्स में लाखों नई नौकरियां पैदा हुईं। और जैसा हमने पहले भी बात की, कुछ भारतीय कंपनियां तो खुद ग्लोबल लेवल की खिलाड़ी बन गईं। लेकिन इसका एक दूसरा स्याह पहलू भी है। बहुत से छोटे प्रोड्यूसर्स जैसे खिलौने,
बैटरी या कैपेसिटर बनाने वाले लोग बड़ी कंपनियों के सामने टिक नहीं पाए। कई छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गईं, जिससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। नौकरियों में भी एक तरह की इनसिक्योरिटी बढ़ गई, क्योंकि कंपनियां अब पक्की नौकरी की जगह अस्थायी तौर पर लोगों को काम पर रखने लगीं। छोटे उत्पादकों की इस मुश्किल को रवि की कहानी बहुत अच्छे से बताती है। रवि कैपेसिटर बनाता था, लेकिन जब WTO समझौते के तहत इंपोर्ट पर से रोक हटी तो उसके जो बड़े ग्राहक थे, मतलब टीवी कंपनियां, वो सस्ता माल बाहर से मंगाने लगी। नतीजा, रवि का प्रोडक्शन आधे से भी कम रह गया और उसके कई दोस्तों को तो अपनी फैक्ट्रियां ही बंद करनी पड़ी। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, हमें कैसे पक्का करें कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा सबको मिले? क्या ये जो ग्लोबल व्यापार का खेल है, ये वाकई में सबके लिए फेयर है? यहीं पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं का रोल आता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो 1995 में बनी थी। इसका मकसद है पूरी दुनिया में व्यापार को और ज्यादा खुला बनाना। ये व्यापार के लिए नियम कानून बनाती है और ये भी देखती है कि इसके लगभग 160 सदस्य देश उन नियमों को माने। लेकिन क्या ये व्यापार का खेल सच में फेयर है? कई लोगों का ये मानना है कि WTO के नियमों ने भारत जैसे विकासशील देशों को तो अपने ट्रेड बैरियर्स हटाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जो अमीर देश हैं उन्होंने खास तौर पर खेती के मामले में अपने बैरियर्स गलत तरीके से बनाए रखे हैं। इसी पूरी बहस से न्यायसंगत वैश्वीकरण या फेयर ग्लोबलाइजेशन का आइडिया सामने आता है। ये एक ऐसी मांग है जो कहती है कि नीतियां ऐसी बननी चाहिए जो सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों के लिए न हो, बल्कि देश के हर इंसान के हितों की रक्षा करें। तो सवाल है कि एक फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए किया क्या जा सकता है? यहां सरकार का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। सरकार मजदूरों के हक के लिए बने कानूनों को सख्ती से लागू कर सकती है। वो छोटे प्रोड्यूसर्स को बड़ी कंपनियों से मुकाबला करने में मदद कर सकती है। और सबसे जरूरी, WTO जैसी जगहों पर अमीर देशों के दबदबे के खिलाफ दूसरे विकासशील देशों के साथ मिलकर एक मजबूत आवाज बन सकती है। एक बात तो तय है, ग्लोबलाइजेशन अब हमारी दुनिया की सच्चाई है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो असली सवाल ये नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है कि हम इसे सबके लिए अच्छा, सबके लिए फायदेमंद कैसे बना सकते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।